नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास के बगीचे में ट्यूलिप बल्ब लगाकर 17 किस्मों के ट्यूलिप की खेती के अभियान का उद्घाटन किया। इस साल बगीचे में 4000 ट्यूलिप बल्ब लगाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि इनमें लेक पर्पल और 2 रंगीन ट्यूलिप जैसी विशेष रंगीन किस्में भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग को ट्यूलिप के व्यावसायिक उत्पादन के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए और फूलों की खेती और बागवानी के क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्यूलिप की खेती के संबंध में उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित से भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने परिसर में मशरूम की खेती और मधुमक्खी पालन समेत कई बागवानी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। तो इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान भी किया है। राजा जगत देव का जीवन प्रेरणा स्रोत है, ये सीएम धामी ने कहा है। आलीशान जीवन का त्याग उन्होंने किया, रीति रिवाज और परंपराएं कभी नहीं छोड़ी, हमलावरों के सामने कभी हार नहीं मानी, साहस, त्याग और स्वाभिमान की मिसाल थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी अपने बयान में कहा कि राजा जगत देव का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपनी आलीशान जिंदगी का त्याग किया, अपने ऐश व आराम का त्याग किया, लेकिन अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हमलावरों के सामने कभी हार नहीं मानी। को स्मरण करने का भी दिन है, जिसे बुक्सा जनजाति के आराध्य श्रद्धेय राजा जगतदेव जी ने अपने महान कार्यों के द्वारा रचने का काम किया। हम सब के लिए एक आदर्श स्थापित करने का काम किया। हम सब जीवन में किस प्रकार काम करें, किस प्रकार से समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें, धर्म और संस्कृति के लिए काम करें, ये राजा जगतदेव जी ने बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके सामने छोड़ा है। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में लड़की 20 से 25 हजार में मिल जाती है। मामला अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र का है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री के पति कुछ लड़कों पर शादी न होने का तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। गिरधारी सामने बैठे कार्यकर्ताओं से कहते हैं, चलना हमारे साथ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। इस पूरे मामले पर अब विपक्ष ने मंत्री के पति पर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और वही विवाद बढ़ने पर मंत्री के पति ने माफी भी मांग ली है, लेकिन उनका ये बयान वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन, चूंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नदीम, तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी करेंगे। घोषणा कर रहे हैं। देशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि धौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहाँ तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की
शादी करता हूँ बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूँ। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहाँ मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूँ। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कांग्रेस को तो केवल राजनीति करनी है, उसको अपनी रोटियां सेकनी है। तो इसलिए कांग्रेस की नीति और नियत पूरे प्रदेश की जनता को दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शब्दों से किसी को ठेस पहुंचती है, किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो इस मुद्दे को ज़्यादा तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें इस तरीके से तूल दे करके किसी की भावनाओं को भड़काना मुझे लगता है कि गलत है। और कहीं पर अगर इस तरीके का कोई प्रकरण आता है तो वो स्वयं में ही अगर व्यक्ति अपने आप में पश्चाताप कर लेता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। अगर किसी प्रदेश प्रवक्ता ने ये कह दिया है भाजपा की, तो उन्हें बताना पड़ेगा क्या बेटियों को खरीदने बेचने का काम भी अब भाजपा के लोग करने लग गए हैं। सच्चाई ये है कि जो बयान आया है गिरधारी लाल साहू जी का, उससे ये पता चलता है कि उन्हें पता है कि 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिलती हैं बिहार में। तो क्या ये मानव तस्करी का इशारा नहीं है? क्या ये नहीं पता चलता इससे कि उनको पता है कि वहां से लड़कियां कोई लेके आया है? क्या उनका स्वयं का इसमें कोई रोल है? तो इसमें उनको हिरासत में लेकर जांच करी जानी चाहिए। इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। जिस राज्य में अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता, बेटियों को शोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस राज्य में अगर दूसरे राज्य की बेटियों को लाया जाता है खरीद कर, तो इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना मंत्री और मंत्रीपति को। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां लोहाघाट ब्लॉक कार्यालय से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 3 दिनों से धरने पर बैठे 16 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। आपको ये भी बता दें कि सदस्यों ने अनदेखी, वित्तीय अनियमितताओं, टेंडर गड़बड़ी और योजनाओं को प्रस्ताव में शामिल न करने के आरोप लगाए थे। इस धरने के तीसरे दिन ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी भी की गई थी। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझते हुए जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार मौके पर पहुंचे और दरी पर बैठकर समस्याएं भी सुनी। जिलाधिकारी यानी डीएम के भेदभाव खत्म करने और योजनाएं शामिल करने के आश्वासन मिलने के बाद धरना खत्म कर दिया गया। प्रमुख साहब जी यहाँ पे अभी मौजूद हुए हैं ना, वीडियो साहब ने यहाँ पे कुछ बातें रखी हुई हैं। मैं यहाँ के जो अभी संस्था के जो प्रमुख है महेंद्र ढेक जी, उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार मेंबर से मिल तो ले कम से कम। अब ये लोग फ़ोन कर रहे हैं बार बार, ना उनका कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ना उनकी कॉल रिसीव हुई कर रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, एक बार मेंबरों के साथ बैठकर उनकी बातें सुने। और जो ये लोग कोई ऐसे यहाँ बैठे नहीं हुए हैं, ये अपने जनप्रतिनिधि या गाँव से चुनकर लोगों ने इनको भेजा है। ये अपने गांव के विकास के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो ये अपने विकास के लिए जो मांग उठा रहे हैं, इनकी मांगें पूरी नहीं कर रहे हैं। कार्य योजना जो वहाँ से बैठकों में इन्होंने कार्य योजना चला रखी है, उनको यहाँ शामिल नहीं किया जा रहा है। जो क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग आज निर्वाचित होकर विकास खंड में बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। और साथ ही साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे इन क्षेत्र पंचायत साथियों के बीच पहुँचे। आपके माध्यम से मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और पूरे ज़िले वासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और प्रथम दिवस पर आज मुझे भी इन लोगों के समर्थन में यहाँ पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा मैं समझता हूं, इनकी बिल्कुल जायज़ मांगें हैं। आज जो कार्य योजना बनाई जा रही है, अगर मैं अपने ही क्षेत्र पंचायत की बात करूँ तो उसमें ऐसी कार्य योजना बना दी गई है जो औचित्यहीन है।
तफरी सी मच गई और लोग भयभीत हो गए हैं, लोग डर के साए में जी रहे हैं। वहीं जानकारी मिलने पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक, उप निदेशक समेत वन विभाग की पूरी टीम मौके पर पहुंची और तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी कोशिशों के बाद वन कर्मियों ने महिला का शव जंगल के अंदर से बरामद किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर ग्रामीण हथियारों, लाठी डंडों और तलवारों के साथ मौके पर पहुंच रहे थे, जिन्हें तुरंत रोक दिया गया। पूछताछ में पता चला है कि जंगल में लकड़ी लेने गई एक महिला में से एक को बाघ ने हमला कर घसीट लिया है। इसके बाद एसएचओ रामनगर और अन्य पुलिस बल को तुरंत मौके पर बुला लिया गया और वन विभाग के साथ संयुक्त टीम बनाकर महिला का शव जंगल के अंदर से रिकवर किया गया, बरामद किया गया। तो वहीं एसएसपी मंजुनाथ टीसी का कहना है कि कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है जहां बाघों की अच्छी खासी आबादी है, संख्या है। ये घटना बेहद दुखद है, चिंता में डाल देने वाली है, लेकिन इसकी आड़ में कुछ असामाजिक तत्व अफवाह फैलाने की कोशिश भी कर रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। लकड़ी के लिए गई थी, उनमें से खबर हमको प्राप्त हुई कि उनमें से एक महिला पे संभवतः किसी हिंसक जानवर ने अटैक किया है। हमारी टीम तुरंत यहाँ पे मोबिलाइज कर दी गई थी। उनको यहाँ पर उन्होंने देखा, हमको एक महिला की बॉडी रिकवर हुई है वहाँ से, जो कि इसी निकटवर्ती गांव की रहने वाली है। हमने उस क्षेत्र को पूरे को स्कैनिंग के आदेश दे दिए हैं। वहाँ पर हमारी चीफ वार्डन साहब से बात हुई है, उन्होंने केज लगाने के लिए और इसकी परमिशन दे दी गई है। हाथियों के द्वारा उस पूरे क्षेत्र की वो कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो कार्रवाई हमारे क्षेत्र से होगी उसको करना जरूरी है। सीजन ड्यूटी को हमने देखने के लिए हर साल यहाँ पे राउंड्स पे था, तो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे भारी जो है लोगों द्वारा, भारी संख्या में लोगों द्वारा असला और क्या बोलते हैं मतलब लाठी डंडा और तलवार लेके यहाँ पर इस जगह पे आ रहे थे। तो हमने रोक के जानबूझ के मतलब जानकारी करने को मालूम किया, तो पता चला बस 5-10 मिनट पहले जंगल के काफी अंदर जो है कुछ महिलाएं का समूह जो है लकड़ी इकट्ठा करने और ऐसा मतलब वो उसको लकड़ी काटान ये सब झाड़ी काटने के लिए उसके लिए गए थे। और उसमें से एक महिला पर जो है बाघ जैसा एक बाघ ने अटैक कर दिया और उसको खींच के ले गए। चंपावत के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज मैदान तामली में दरअसल जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सर हमारे मोदी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनसे हमें बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो रुड़की से ही अगली खबर है, जहां पर धनौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। अब बताया ये जा रहा है कि कार में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी भी मौजूद थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल रुड़की से धनौरी घर लौटते समय दो सड़कों के बीच कार अनियंत्रित होकर टकराई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त और भयावह थी कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं बीजेपी नेता की असामयिक मौत से इलाके में शोक की लहर है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल देहरादून के नेहरू कॉलोनी में बन रहा सामुदायिक भवन अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जहां निर्दलीय पार्षद विवेक कोठारी ने नगर निगम की प्रथम बोर्ड बैठक के दौरान वार्ड में एक सामुदायिक भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा, जिसमें नगर निगम ने मंजूरी भी दी। लेकिन कुछ समय बाद MDDA ने निर्माणाधीन सामुदायिक भवन पर रोक लगा दी और एक नोटिस भी चस्पा कर दिया। अब पूरे मामले को लेकर वार्ड में बन रहे भवन निर्माण को लेकर सियासत तेज हो गई है। तो वही कवर करने के लिए गए हमारे संवाददाता से विधायक उमेश शर्मा काऊ की विधायक प्रतिनिधि बदसलूकी करती हुई भी नजर आई। पूरा मामला आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देहरादून नेहरू कॉलोनी के वार्ड नंबर 57 में बन रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अब सियासी घमासान मच गया है। वार्ड में सामुदायिक केंद्र को निर्दलीय पार्षद विवेक कोठारी ने पहली बोर्ड बैठक में आदेश के बाद उसका निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन भवन का ढांचा बनने के बाद MDD के अधिकारियों ने सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया, जिसके बाद अधिकारियों को गड़बड़ियां मिली। दरअसल MDD ने भी
कोई भी एनओसी नहीं ली और न ही इसका नक्शा पास करवाया, जिसके चलते भवन निर्माण पर रोक लगा दी गई है और साथ ही एक नोटिस भी चस्पा किया गया। वहीं इसके बाद अब इस भवन निर्माण ने एक सियासी मोड़ भी लिया है, क्योंकि MDDA के नोटिस चस्पा करने के बावजूद रायपुर विधानसभा से विधायक ने एनओसी को लेकर निर्माण फिर से शुरू करवा दिया है। जब पार्षद को भवन निर्माण कार्य शुरू करने की जानकारी मिली, तब उन्होंने भवन निर्माण पर RTI ने कुछ सवाल पूछे। पार्षद विवेक कोठारी का कहना है कि जब वे भवन का निर्माण करवा रहे थे तो उस समय इसी भवन को MDDA ने अवैध बता दिया था, लेकिन अब विधायक को भवन निर्माण कार्य शुरू करवाने का एनओसी कैसे मिला और बिना नक्शे और एनओसी के भवन का काम आखिर कैसे चल रहा है। पहली बोर्ड बैठक जब हम लोगों की हुई थी तो उस बोर्ड बैठक में मैंने एक सामुदायिक भवन की मांग की थी। वो प्रस्ताव पास हुआ था, क्योंकि हमारे पूरे वार्ड में कोई सामुदायिक भवन नहीं है, तो उसकी ज़रूरत हमें टाइम पे पड़ती रहती थी सामुदायिक भवन की, तो वो हमने पास कराया था। फिर हुआ क्या कि विधायक जी को ये लगा कि शायद इसका क्रेडिट मुझे ना मिल जाए, क्योंकि वो पिछले 10-15 साल से वो विधायक हैं और आज तक वो बना नहीं पाए या उनको ध्यान नहीं रहा। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ जी की बात हो रही है। तो एकदम से मेरे आते ही जैसे ही मैंने प्रस्ताव पास कराया तो उनको पता लगा, तो मुझे जो जानकारी है उन्होंने बौखलाहट में जल्दी जल्दी इसका काम शुरू करवा दिया। तो वहीं जब न्यूज इंडिया के संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और निर्माण कार्य में बाधा डालने का झूठा आरोप लगाया। लेकिन न्यूज इंडिया के संवाददाता महज ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे थे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने पर ये पता चला कि किसी ने तो वो नोटिस पहले ही फाड़ दिया है। जब ठेकेदार से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई यहाँ निरीक्षण पर आता है तो उसकी बात विधायक से करवा दी जाती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं ग्राउंड जीरो रियलिटी चेक के दौरान महिला ने न्यूज इंडिया के संवाददाता को मामले की रिपोर्टिंग करने से ही मना किया। महिला ने खुद को विधायक प्रतिनिधि सुषमा जोशी बताते हुए कहा कि निर्माण कार्य यहाँ के राजा विधायक करवा रही हैं। महिला ने संवाददाता से बदसलूकी की और अपशब्द भी कहे। वीडियो में विधायक प्रतिनिधि सुषमा जोशी ये कहती नजर आ रही हैं, विधायक ने ही कहा है कि जाओ और उन्हें वहां से भगाओ। इससे साफ होता है कि इस बर्ताव का समर्थन विधायक उमेश शर्मा काऊ की ओर से मिला है। इतना ही नहीं बल्कि महिला ने संवाददाता को विधायक से अपॉइंटमेंट लेकर आने के लिए कहा। वहीं विधायक प्रतिनिधि सुषमा जोशी ने संवाददाता को खुली चेतावनी भी दी कि जो भी हमारे निर्माण कार्य में बाधा डालेगा उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। जी बताइए। बट आप यहाँ पे न्यूज क्या छापोगे? छापने में कहाँ आया हूँ मैं, ये है कि यहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ था MDDA का। नगर नोटिस ही तो जिसने लगाया नोटिस ने फोन किया आपको? मेरे को किसी ने करो। पहली बात तो ये है मैम, आप मेरे से तरीके से बात करो। मैं आऊंगा और जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं वहाँ जाके स्टोरी करूंगा। कर ले फिर। ये क्या किस तू लड़क से आप बात कर रहे हो? ये आपका तरीका है बात करने का? आप किस तरीके से बात कर रहे हो मेरे साथ? आए क्यों तुम यहाँ पर? मैं यहाँ पर ये कवर करने आया हूँ मैम। ये नगर करोगे? आप पहली बात तो मैम मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरे को थोड़े तरीके से बात करो। आप मैम समझ नहीं रहे। हमारे काम में जो आएगा हम इसी ट्यून में बात करेंगे। जो आपकी तरह इस काम को रुकाने के लिए आप ये वर्ड गलत यूज कर रहे हो। आप ये वर्ड गलत यूज कर रहे हो। अगर मैम आप उनसे जर्नलिस्ट यही होता है मैम। आज हम विधायक जी से आपसे क्यों लूंगा मैम मैं अपॉइंटमेंट? आपसे अपॉइंटमेंट क्यों लूंगा मैं? आप कौन हो? मैं आपसे नहीं लूंगा अपॉइंटमेंट। विधायक जी से जाओ, विधायक जी की निधि से हो रहा है। किसी से भी हो रहा होगा मैम, मेरा अधिकार है। राजा करवा रहा है काम, कोई भी किसी का भी राजा मैम, लेकिन हमें भी अधिकार। पहला बंदे नहीं हो, 10 लोग आ गए काम रुकाने के लिए, उनको ऐसे ही भगाते हैं हम और फिर दूसरे से कुछ नहीं करते। आपने मुझे भगा दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये MDDA का नोटिस फाड़ा किसने? नहीं फाड़ा क्या है, वो तो बच्चे यहाँ पे खेलते रहते, देखो कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, कोई भी फाड़ देगा। आपको लगता है हम फाड़ेंगे? आप विधायक प्रतिनिधि हैं, काऊ जी के प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आपने इस प्रतिनिधि ऐसा रखा हुआ है क्षेत्र में, ऐसा क्षेत्र। इसके बाद न्यूज इंडिया की टीम रात को वार्ड 57 में बढ़ रहे सामुदायिक केंद्र पर पहुंची और MDDA के चस्पा हुए नोटिस के फटे हाल को दिखाया कि कैसे अब भी सामुदायिक केंद्र का निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। ढांचा जो है बनकर खड़ा हो गया है और उसके बाद ये एक बोर्ड बैठक में ये सामुदायिक केंद्र यहाँ के पार्षद द्वारा जो है पास कराया गया था। और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर MDDA का नोटिस था जो यहाँ से फाड़ दिया गया है और यहाँ के जो विधायक निधि द्वारा जो ये बन रहा है, लेकिन अभी भी ये अवैध रूप से इसका काम जारी है। और जब यहाँ पर कवरेज
करने के लिए जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद थे जिन्होंने हमें फोर्स किया कि यहाँ पर आप कवरेज इसकी नहीं करेंगे, और जो यहाँ के विधायक हैं उनकी कुछ प्रतिनिधि सुषमा जिनका नाम है, वो यहाँ पर आके उन्होंने हमें फोर्स किया कि आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और उन्होंने धमकी भी हमें दी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने इसको लेकर कहा कि अगर विधायक निधि प्रस्तावित की गई है तो पूरे नियमों के अनुसार ही प्रस्तावित की गई होगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जांच में कोई भी अनियमितता सामने आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं पाठक ने ये भी कहा कि धामी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त कार्रवाई कर रही है। कोई भी बात निकल कर आती है तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है और एमडीडीए अपना कार्य कर रहा है। अगर वहां पे सामुदायिक केंद्र में नक्शा किसी प्रकार का पास होगा नहीं होगा, विधायक निधि जब भी कहीं प्रस्तावित करी जाती है तो सब चीज़ों को देखभाल कर ही उस जगह पर विधायक निधि प्रस्तावित करी जाती है। इसी के साथ कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सामुदायिक केंद्र जनता के लिए बनाए जाते हैं, जिसे एमडीडीए ने अवैध घोषित किया है। बावजूद इसके बीजेपी की ओर से अनैतिक रूप से अवैध निर्माण पर मुहर लगाने का अधिकार नहीं है। वहीं प्रवक्ता ने ये भी कहा कि किसी भी विधायक को अपनी सत्ता शक्ति का उपयोग कर अवैध निर्माण कार्य करवाने का कतई अधिकार नहीं। बहुत ही गंभीर विषय है। अगर विधायक निधि का मामला आ रहा है और साथ में ये बताया जा रहा है कि ये अवैध रूप से बनाया जा रहा है। सामुदायिक केंद्र जनता के लिए होता है और अगर इसी को अवैध बता दिया गया है और एमडीडीए इसमें नोटिस लगा चुका है तो नोटिस को फाड़ा क्यों गया? स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड 57 में जिस सामुदायिक केंद्र के निर्माण कार्य को सुचारू करवाया गया उसकी भनक किसी स्थानीय को नहीं थी। जब उसका उद्घाटन किया गया उसी समय स्थानीय लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। हमने भी पूछा उनको कि भाई ये क्या हो रहा है, न कोई बाउंड्री पड़ी, न कोई खुदान है, न कुछ है, सीधा वो खड़ा कर दिया। कम से कम मतलब लोगों के संज्ञान में होना चाहिए। वहीं अवैध निर्माण को लेकर एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि सरकारी भवन हो या निजी, सबसे पहले एमडीडीए से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। सामुदायिक भवन नोटिस लगाया गया था लेकिन उसको हटाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है लेकिन एमडीडीए से बकौल एमडीडीए के कोई अनुमति नहीं ली गई, न नक्शा पास करवाया गया है। पहले जो आवास विकास में होता निर्माण कार्य होता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नियम सबके लिए बराबर हैं? आखिरकार निगम का निर्माण कार्य, फिर उस पर एमडीडी का नोटिस और फिर नोटिस पाड़कर विधायक का निर्माण कार्य दोबारा शुरू करवाना, क्या सत्ता के सामने कानून भी झुक जाता है? न्यूज इंडिया इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखेगा। न्यूज इंडिया सवाल पूछता रहेगा, इस पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।